हे गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया बढ़िया होंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। लास्ट सेशन के अंदर हमने डबल एंट्री सिस्टम जो उसका बेसिक देखा था कि वो किस तरीके से डबल एंट्री सिस्टम जो बना। क्लियर है? हाँ जी सर। अब देखिए, दो अप्रोचेज है। एक तो ट्रेडिशनल अप्रोच, जो क्या है, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट वगैरह वगैरह। और एक आया अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, जिसके बारे में हमने लास्ट में थोड़ी सी बात की, लेकिन पूरी तरीके से बात नहीं की। अभी ये अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच देखिए, आप जनरल एंट्री चाहे ट्रेडिशनल अप्रोच से करेंगे, चाहे अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से करेंगे, आपके जर्नल एंट्री जो वो सही होगी। क्लियर? दोनों से सही होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस ये जो है अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, ये थोड़ा सा अलग तरीके से बात करता है, जैसे हम मॉडर्न अकाउंटिंग अकाउंटिंग भी कहते हैं। ये थोड़ा सा अलग करता है। थोड़ा सा कैसे? देखिए, अकाउंटिंग के नियम और जीवन के नियम सेम ही होंगे। रीजन क्या है? क्योंकि अकाउंटिंग में जैसा होता है वैसा वैसा जीवन में वैसा होता है। अगर आप बात करेंगे मुकेश अंबानी, तो मुकेश अंबानी के पास अगर पैसा ज्यादा है तो उनके ऊपर लाइबिलिटी भी ज्यादा है। हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम ध्यान देते हैं कि इसके ऊपर, हमारे अधिकार के ऊपर, एज ए सिटीजन मेरे क्या अधिकार हैं। जबकि ऐसा नहीं है। अगर आपको अधिकार मिले तो साथ में आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अगर आपके अधिकार है तो आपके दायित्व भी है, कर्तव्य भी है। तो दोनों जो पक्ष है वो बराबर रहेंगे। समझ पा रहे हो? दोनों पक्ष जो है वो बराबर रहेंगे। और यहाँ पर तो इन्होंने कहा कि आप डबल एंट्री सिस्टम का मतलब ही क्या है? डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, प्लस इज इक्वल टू माइनस, तो दोनों बराबर है। तो इन्होंने कहा देखो, एक बिजनेस के हिसाब से देखें तो बिजनेस के हिसाब से ऐसा है कि भाई असेट इज इक्वल टू क्या है? लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। मतलब क्या हो बिजनेस के हिसाब से? देखिए, वो कह रहा है बिजनेस में जितनी संपत्तियां होगी उतना का उतना उसके ऊपर क्या होगा? लाइबिलिटी भी होगी। देखिए, कैपिटल क्या है? कैपिटल एक लाइबिलिटी है, ये अपन ने इतना तो पहले डिस्कस किया था। अब ये जो है, ये अकाउंटिंग किस तरीके से बताता है, इतना पोर्शन हमें डिस्कस करना बाकी था। सर ये कैसे बताता है? देखो, ये कहता है एसेट मतलब क्या है? प्लस, और ये लाइबिलिटी और कैपिटल है, इसका मतलब क्या है? माइनस। एसेट का मतलब क्या है? प्लस। भाई आपके पास कुछ है, इसका मतलब प्लस हो गया। आपके ऊपर लोन है, मतलब माइनस में हो गया। समझ पा रहे बात? भाई मेरे पास गाड़ी है, तो ये क्या हो गया? प्लस हो गया। मतलब मेरी अगर वेल्थ की बात करें तो ये वेल्थ में प्लस हो गया। और उसी की जगह मेरे पास साथ में साथ लोन है, तो उस केस के अंदर वो क्या हो गया? माइनस हो गया। हाँ सर। अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। प्लस वाला में अगर और कुछ आए, और कुछ अगर इंक्रीज होगा, अगर प्लस वाले में और कुछ इंक्रीज होगा, जैसे एक गाड़ी के साथ एक और गाड़ी में ले आया, तो उस केस के अंदर क्या होगा? और प्लस होगा, मेरी संपत्ति और बढ़ेगी। समझिएगा, मेरे पास एक गाड़ी है, मान लीजिए कोई भी गाड़ी, मान लीजिए मेरे पास एस क्रॉस गाड़ी है, ठीक है, तो ये प्लस बैलेंस हो गया। अब उसके बाद में मैंने एक गाड़ी और क्रेटा और ले ली, तो मेरे पास प्लस का बैलेंस क्या हो गया? बढ़ गया, मेरी एसेट जो वो बढ़ गई। वहीं पर अगर मान लीजिए कल को मैं जो है एस क्रॉस जो वो सेल कर देता हूँ, एस क्रॉस जो है वो क्या कर देता हूँ? मैं सेल कर देता हूँ, तो फिर मेरी संपत्ति क्या होगी? कम होगी। समझ पा रहे हो? संपत्ति कम होगी मतलब माइनस होगा। समझ पा रहे बात? भाई संपत्ति जो है, मेरी जो संपत्ति है, मेरी जो एसेट है, उसके अंदर और कुछ एसेट आएगी, तो उस केस के अंदर वो बढ़ेगी तो क्या होगी? ऐड होगी। और अगर कोई संपत्ति जाएगी तो कम होगी तो क्या होगी? माइनस होगी। अब यहाँ ध्यान समझिएगा, ये लाइबिलिटी और कैपिटल की बात करें अगर, इसको यहीं खींच लेते हैं ना। तुमने बोला क्या? ये इसको ट्रेडिंग, ये यहाँ खींच लिया। लाइबिलिटी, ठीक है। कैपिटल भी एक तरीके की लाइबिलिटी है, बस उस वो जो है मालिक के प्रति, मतलब कुछ उसमें अपनत्व है। कैपिटल जो है वो क्या है? अपनत्व, मतलब जिसने पैसा अपने बिजनेस के अंदर लगाया उसको देना है, तो वो उसमें थोड़ा थोड़ा सा अपनत्व का भाव है। बाकी है वो भी एक तरीके का, बिजनेस के लिए देखें तो बिजनेस और बिजनेसमैन अलग है, तो उस केस में उसको भी पैसा देना है। ये क्या है? माइनस है। ये क्या है? माइनस है। मतलब जैसे मेरे ऊपर लोन है, अब मैंने एक और लोन ले लिया, अगर मैंने एक और लोन ले लिया, अगर मेरा लोन इंक्रीज करता हूँ, तो क्या हो जाएगा? मेरा लोन और बढ़ेगा। जाहिर सी बात है। समझ पा रहे बात? मेरे से, जैसे आप मेरे से 2,000 रुपये मांग रहे थे, क्लियर है? अब मैं 2,000 रुपये आपसे और उधार ले लिया, तो उस केस के अंदर अब आप मुझसे कितना मांगोगे? 4,000 मांगोगे। मतलब मेरे से जो मांग रहे थे, मेरे जो दायित्व थे,
उसमें अगर मैं इंक्रीज करता हूँ तो मेरे टोटल दायित्व क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अगर यहीं पर मैं क्या कर देता हूँ, डिक्रीज कर देता हूँ, मतलब कम कर देता हूँ, कम कर देता हूँ, मतलब मेरा लोन 5 लाख का था, उसमें से मैंने 3 लाख का भुगतान कर दिया, तो मेरा लोन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लोन कम हो जाएगा मतलब 5 लाख में से ये 3 लाख क्या करने, कम करने। अब ये माइनस है और इसको कम करने के लिए क्या करना होगा, प्लस करना होगा। सर क्यों, जैसे -5 लाख है, इसको -3 लाख पे लाना है, -5 लाख को -3 लाख पे लाना है, तो क्या करना होगा, 2 लाख जोड़ना होगा। बेसिक मैथ्स की कैलकुलेशन है, ठीक है सर। अब इस मेथड ने क्या कहा, इसने कहा बस यही मेथड है, ये प्लस को लिखो डेबिट, डेबिट कहाँ है, डेबिट, और माइनस को लिखो क्रेडिट, ये लिखा क्रेडिट, अलग पेन से लिख देते हैं ना ताकि आपको अच्छे से पता चल सके। डेबिट, 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 क्रेडिट, 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 बस। मतलब वो कह रहा एसेट जो होती है ना उनका डेबिट बैलेंस होता है। हमने कहा ठीक है। उन्होंने कहा अगर उसमें और कुछ इंक्रीज करना है तो उसे डेबिट कर दो, हमने कहा ठीक है। अगर उसे कम करना है तो उसे क्रेडिट कर दो, हमने कहा ठीक है। उन्होंने कहा लाइबिलिटी और कैपिटल जो है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, हमने कहा ठीक है। उन्होंने कहा कि अगर उसमें कुछ इंक्रीज होता है तो क्रेडिट कर दो, हमने कहा ठीक है। अगर उसमें कुछ कमी आ रही है तो उसे डेबिट कर दो। ओके, देखते हैं, एक अकाउंटिंग एंट्री करके देखते हैं। ठीक है सर, करके देखिए। जैसे कैश अकाउंट है तो कैश अकाउंट का बैलेंस कैसा होगा, डेबिट होगा। कैश अकाउंट का बैलेंस कैसा होगा, डेबिट होगा। अगर इसमें इंक्रीज हुआ तो आप क्या करोगे, कैश अकाउंट को क्या करोगे, डेबिट करोगे। कैश अकाउंट अगर आएगा, इंक्रीज होगा तो आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। अगर डिक्रीज होगा, कैश अगर किसी को दोगे तो आप क्या करोगे, कैश अकाउंट को क्रेडिट करोगे। लाइबिलिटी और कैपिटल में से जैसे कैपिटल का ले लेते हैं, कैपिटल का अकाउंट कैसा होता है, क्रेडिट होता है। अगर पैसा लेके आया मालिक और कैपिटल बढ़ाई, कैपिटल बढ़ाई तो बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। तो क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्या किया, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट। कल को उसने ड्राइंग कर दी, उसमें से पैसा विड्रॉ कर लिया तो क्या करोगे, कम करोगे। कम करोगे तो क्या करोगे, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। भाई एक्चुअली उसको ड्राइंग लिखते हैं, मैं अपने यहाँ समझने के लिए इसको डेबिट लिख रहे हैं। क्लियर है। वैसे इसकी जगह हम यूज क्या करते हैं, ड्राइंग अकाउंट यूज करते हैं, ड्राइंग अकाउंट वर्ड यूज करते हैं। तो इन्होंने कहा कि ये मेथड है, इसके हिसाब से देखो। क्लियर है। हमने कहा कि सर बाकी भी तो कुछ होते हैं। उन्होंने कहा कि हम कैसे, हमने कहा देखो जैसे कुछ प्रॉफिट हो गया, तो उन्होंने कहा प्रॉफिट हो गया मतलब प्रॉफिट किसका, हमने कहा कैपिटल का। तो उन्होंने कहा प्रॉफिट का नेचर कैसा होगा, कैपिटल के जैसा होगा। भाई अल्टीमेटली बिजनेस में मैंने 5 लाख लगा के बिजनेस जो वो शुरू किया, कल को उसमें 1 लाख रुपए का फायदा हुआ तो वो किसका है, मेरा है। तो बिजनेस के लिए क्या हो जाएगी, कैपिटल बढ़ जाएगी, जिम्मेदारियां बढ़ जाएगी। समझ पा रहे बात। तो उन्होंने कहा अगर कोई रेवेन्यू है तो उसे कैपिटल की तरीके से, अगर कोई एक्सपेंस हो गया तो क्या होगा, कैपिटल कम होगी। मैंने 5 लाख लगाए, उसमें से 20,000 का खर्चा हो गया या 20,000 का नुकसान हो गया, तो वो अल्टीमेटली नुकसान किसका है, मेरा है। तो मेरी कैपिटल 5 लाख नहीं, अब कितने की होगी, 4,80,000 की। तो रेवेन्यू होगी, इनकम होगी, ये भी कैसे होगा, कैपिटल के जैसा का जैसा बिहेव करेगा। क्लियर। इसमें एक वर्ड आता है जो टेम्परेरी कैपिटल मैं आपको बता चुका हूँ क्या, नहीं, एक इसमें वर्ड आता है टेम्परेरी कैपिटल। ये किसके लिए यूज होता है, लॉस के लिए या फिर गेन के लिए। सर लॉस का मतलब जहाँ बदले में कुछ भी नहीं आ रहा है, गेन का मतलब जहाँ बदले में कुछ भी नहीं जा रहा है, या फिर ये ड्राइंग के लिए। इनके लिए क्या कहता है, ड्राइंग भी एक्चुअल में क्या होता है, पैसा विड्रॉ कर रहा है, उसके बदले में कुछ भी नहीं आ रहा है, तो इसके लिए क्या वर्ड यूज होता है, टेम्परेरी कैपिटल जो है वो वर्ड यूज होता है। एडिशनल कैपिटल जो होता है उसको भी टेम्परेरी कैपिटल में कर सकते हैं। बहुत शर्त है एडिशनल कैपिटल किस नेचर की है। जैसे एक तो आपके डे टू डे के लिए एडिशनल कैपिटल फॉर डे टू डे बिजनेस। जैसे अपने बिजनेस के अंदर चल रहा था सब कुछ सही था, उस केस के अंदर क्या हुआ, 5,000 रुपये की जरूरत पड़ी और हमने 5,000 रुपये दे दिए। हमने कहा कि शाम को ले जाएंगे या कल वापस विड्रॉ कर लेंगे।
क्लियर है। तो ये क्या होता है, टेम्परेरी कैपिटल। एक होता है कि बिजनेस में जरूरत थी, मैं 5 लाख लेके आया, मैंने लगाया, मैंने कहा कि ये बिजनेस के लिए, अभी ले जाने का इरादा नहीं है, तो वो क्या होती है, एडिशनल कैपिटल फॉर परमानेंट नेचर। ठीक है सर, ये तो समझ आ गया। सर हमने तो देखा भी ऐसा, तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दुकान के अंदर जब जाते हैं कई बार उसके पास खुले नहीं होते पैसे, तो वो क्या करता है, गल्ला खोलता है, उसमें से निकालता है, अपनी जेब में से निकालता है, उसमें से जितना पैसा लेता है वो उधर रखता है, मतलब बड़ा नोट, और वो छुट्टे जो है वो लेता है, और इस तरीके का सिस्टम करता है ताकि दुकान अलग रहे, ये अलग रहे। क्लियर है। हाँ जी सर। तो ये जो है अकाउंट वैसे इस तरीके से करते हैं, इसको क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच। इसको क्या कहा जाता है भाई, ट्रेडिशनल अप्रोच। और ये है अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। ये अपन ने बात की थी। परचेज और सेल्स जो है इसके बारे में हम बात बाद में करेंगे। अब देखिए जर्नल के अंदर, वैसे तो ये हम वापस आएंगे इसके ऊपर जब एक बार चैप्टर कंप्लीट होगा तब। देखिए एंट्रियाँ किस किस तरीके की होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग एंट्री। ये ओपनिंग एंट्री क्या होता है, ये 2 टाइम हो सकता है, या तो बिजनेस शुरू करोगे तो पहली एंट्री जो होगी वो क्या होगी, ओपनिंग एंट्रीज होगी। या फिर क्या होगा, अगर आपने बिजनेस चला रहे हैं, पीछे वाले साल अकाउंट बनाए, तो अकाउंट बनाए उसका मतलब क्या किया होगा, पीछे वाले साल सारे सारे अकाउंट जो है एक बार क्लोज किए होंगे, मतलब कैरी फॉरवर्ड किए होंगे, और जो इनकम और एक्सपेंडिचर वाले थे वो ट्रेडिंग एंड P&L में ट्रांसफर किए और वहां पर खत्म किए। ऐसा करते हैं। अगर नहीं है उसमें भी आपको डाउट है तो वो सारे आएंगे आगे। अब क्योंकि बुक के अंदर सारे अकाउंट जो क्लोज हो चुके हैं, तो उनको वापस क्या करना होगा, ओपन करना होगा। तो नेक्स्ट डे पहले दिन आइए, गणेश जी की आरती कीजिए, और वापस सारे सारे अकाउंट जो है उनको ओपन कीजिए। किसके जरिए करोगे, ओपनिंग एंट्रीज के जरिए। क्लोजिंग एंट्री, जस्ट ओपनिंग का उल्टा क्लोजिंग। साल के लास्ट में जो अकाउंट है वो सारे सारे एक बार क्लोज करोगे, उसके लिए क्लोजिंग एंट्री होगा। नॉमिनल जो वो P&L वगैरह में ट्रांसफर होंगे, और बाकी के जो होते हैं वो सारे सारे बैलेंस शीट वाले आइटम जो है वो एज इट इज उनके बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है। देखेंगे, ये देखिए, इनमें चिंता मत कीजिए, ये सारे आएंगे आपके आगे, सभी इसी के ऊपर बात करेंगे। ये देखो, ये क्लोजिंग एंट्री वगैरह सारे आएंगे। लेजर हो गया, ये सब्सिडी बुक हो गया, कैश बुक हो गया, पेटी कैश, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये देखिए, ये आ जाएगी आपके क्लोजिंग एंट्री, और ये आ जाएगी आपकी ओपनिंग एंट्री। तो इस तरीके से आपकी सारी सारी एंट्री आ जाएगी, आप चिंता नहीं करें, ये सारे सारे आएंगे। मैं अभी ओवरव्यू आपको दिखा रहा हूँ। ये कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, हाँ जी, क्लियर है। रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होती है, रेक्टिफिकेशन एंट्री होती है कि कुछ गलतियां कर दी तो उनको सही करने के लिए हम एंट्री करते हैं। ये भी आगे इसको डिटेल देखेंगे। ट्रांसफर एंट्रीज क्या होती है, एक अकाउंट से अमाउंट जो दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो हम ट्रांसफर एंट्रीज कहते हैं उसे। इफ सम अमाउंट इज टू बी ट्रांसफर फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर, द ट्रांसफर विल बी मेड थ्रू ए जर्नल एंट्री, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसफर एंट्री। क्लियर है। एडजस्टिंग एंट्री आगे डिटेल में पढ़ेंगे। एडजस्टिंग एंट्री ये क्या होता है। उसके बाद में एंट्रीज ऑन डिसऑनर ऑफ बिल, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर। और उसके बाद में मिसलेनियस एंट्री जो है वो सारा सारा पढ़ते हैं। क्लियर है। अब शुरू करें क्या, जनरलाइज प्रोसेस। हाँ जी सर, क्या होता है जनरलाइज प्रोसेस। देखो, टाइप ऑफ जनरल होते हैं 2, एक जनरल जर्नल और एक होता है स्पेशलाइज जर्नल। क्या होता है सर जनरल जर्नल और स्पेशलाइज जर्नल, समझिएगा। आप तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, ठीक है, और उसके अंदर मान लीजिए आपके 5 सब्जेक्ट है, उसके अंदर 5 सब्जेक्ट। अब आपके पास क्या क्या तरीके हैं। पहला तरीका आपने क्या किया, पांचों के लिए एक ही रजिस्टर मेंटेन किया। पांचों के लिए, पांचों जो सब्जेक्ट है उनके लिए आपने क्या कर दिया, एक ही रजिस्टर मेंटेन कर दिया। तो ये क्या कहलाएगा, जनरल जर्नल। मतलब ये जनरल है, इसके अंदर हर कोई आके बैठ रहा है। या ये से यूं कह दीजिए, ये जो है ये क्या एक तरीके की धर्मशाला है। ये जो क्या है धर्मशाला, इसमें सारे खाते खुले पड़े हैं, सबकी एंट्री हो रही है। ऐसा नहीं है कि इसकी पर्टिकुलर एंट्री होगी। अब उसमें प्रॉब्लम क्या होगी, प्रॉब्लम ये होगी कि पूरा रजिस्टर लास्ट के अंदर एक कचरा टाइप हो जाएगा, उसमें से निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, उसमें से निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है सर, तो क्या करें, तो उन्होंने कहा देखो स्पेशलाइज जर्नल बनाओ। उन्होंने क्या कहा, स्पेशलाइज जर्नल बनाओ। मतलब हमने कहा स्पेशलाइज कैसे, उन्होंने कहा सब्जेक्ट वाइज नोटबुक बनाओ ताकि आपको आसानी रहेगी। सब्जेक्ट वाइज नोटबुक बनाओ। हमने कहा सब्जेक्ट वाइज नोटबुक कैसे,
अकाउंट के लिए अलग, कॉस्ट के लिए अलग, ऑडिट के लिए अलग, लॉ के लिए अलग, एफएम के लिए अलग, इस तरीके से अलग अलग। हमने कहा उससे क्या होगा, आपको आसानी हो जाएगी, आपके जो नोट्स बनेंगे वो सिस्टमेटिक बनेंगे। अकाउंट जब पढ़ना होगा तो अकाउंट्स वाले नोट्स दीजिए, उसको पढ़िए। एफएम वाला जब पढ़ना है तो एफएम को पढ़िए। इस तरीके से नोट्स बनेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, ज़्यादा सहूलियत होगी। हमने कहा वाह यार, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। तो ये जो है ये क्या है, एज ए होटल का कमरा, जिसमें हर कोई नहीं आके बैठेगा। समझ पा रहे हैं बात, जिसने उसको लिया है वही बैठेगा। समझ पा रहे हैं बात यहाँ तक की। ये एक फॉर्मेट जो वो दे रखा है, डेट होता है, फिर उसके बाद पर्टिकुलर होता है। एलएफ का मतलब आपको सबको पता ही है, लेजर फोलियो। मतलब ये जो एंट्री की है ये लेजर के अंदर किस जगह पे, और डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। अभी यहाँ दिक्कत नहीं आती, दिक्कत जो है वो यहाँ आती है सब्सिडी बुक और प्रिंसिपल बुक। उससे पहले एक बार मैं लेजर भी थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए यहाँ आपने एंट्री की, जैसे जैसे कि कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, ये आपने कर ली मान लो 5,000 रुपये से। फिर आपने कहा मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मान लीजिए 10,000 रुपये। इस तरीके से बहुत सारी एंट्री जो आपने की, 10,000 10,000, इस तरीके से आपने साल भर में बहुत सारी एंट्री की। लेकिन ये जो जनरल है इसके हिसाब से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। रीजन क्या है, क्योंकि अभी तक जो है वो सारा का सारा केस यहाँ पड़ा है, यहाँ पड़ा है, यहाँ राम भी पड़ा है, मशीन भी पड़ा है, सारा का सारा जो है वो एक जैसे। प्रार्थना हुई स्कूल के अंदर, तब तक प्रेयर तक सारे साथ में थे। फिर आप क्या उसको बाद में भी साथ में रखोगे क्या? नहीं। फिर आपका जैसे प्रेयर कंप्लीट होगा अब आपको क्या करना है, उनको पढ़ाना है। समझ पा रहे हो? प्रेयर होने के बाद में उनको पढ़ाना है बच्चों को। जब बच्चों को पढ़ाना है तो क्या उस वक्त भी हम सारों को साथ में रखेंगे क्या? नहीं। फिर जो जिस क्लास से बिलोंग करता है ना उसको वहां भेजेंगे। 30 वाले स्टूडेंट को 6th क्लास के अंदर, 7th वाले को 7th में, 8th वाले को 8th में, 9th वाले को 9th में, 10th वाले को 10th में। इससे क्या होगा, ताकि उनको पढ़ाया जा सके। वैसा वैसा यहाँ जो जैसे कैश से रिलेटेड जितना लिखा गया वो सारा सारा क्या किया जाएगा, कैश अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। समझ पा रही है बात? राम से रिलेटेड जितना है वो क्या किया जाएगा, राम अकाउंट में लिखा जाएगा। मशीन से रिलेटेड जितना वो मशीन अकाउंट में लिखा जाएगा, ताकि क्या हो जाए, वहाँ क्लास में जैसे साथ में किए फिर क्या कर सकते हो आप, उनको पढ़ा सकते हो। वैसे वैसे यहाँ पर इनको क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। अब सर एंट्री कैसे होती है लेजर के अंदर, पोस्टिंग कैसे होती है? देखिए ये आपने बनाया कैश, ये आपने बनाया कैश अकाउंट, ये आपने बनाया राम अकाउंट, कैश राम, और ये आपने बनाया मशीन। देखो दोनों चीजें देखेंगे कि बैलेंस जो है वो क्या होता है और किस तरीके से होता है। आपने एंट्री की है कैश अकाउंट डेबिट टू राम, क्लियर? ये यहाँ पर क्या लिखा जाता है, डेबिट, यहाँ लिखा जाता है क्रेडिट, यहाँ लिखा जाता है डेबिट, यहाँ लिखा गया क्रेडिट, यहाँ लिखा गया डेबिट। क्यों लिखा गया वो भी हम देखेंगे, डेबिट और क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिट टू, ये जो टू वाले जो सारे वो यहाँ लिखे जाएंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू राम। क्यों वो मैं बताऊंगा अभी। 5,000, और उसके बाद में क्या है, राम वाले अकाउंट में क्या लिखेंगे, बाय कैश। राम के ऊपर क्या है, कैश है, कैश है तो कितना, 5,000 बाय कैश। सेकंड एंट्री क्या है, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, तो मशीन वाला अकाउंट का है, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, और कैश वाले में क्या लिखेंगे, बाय मशीन। इसको 10,000 का नहीं कर देते, एक बार कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं तो इसको 2,000 का कर देते ना, 2,000। क्यों, शुरू का बैलेंस लिया नहीं एक्चुअली, तो ये इसको 10,000 कैश को कहा मशीन, 2,000, और इसको कर दिया 2,000। अब समझिएगा ये यहाँ पर कहना क्या चाहते हैं, ये समझिएगा। ये जो ये डेबिट लिखा है ना, ये डेबिट और ये क्रेडिट, ये दोनों किसके लिए लिखे गए, कैश के लिए। ये किसके लिए लिखे गए, कैश के लिए। मतलब क्या हुआ,
अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ टू राम लिखा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब लिखा हुआ, देखिए लिखा यूँ तो देखोगे ना, कंफ्यूजन क्यों होता है कि सर ये डेबिट साइड में क्यों लिखा है, ये डेबिट साइड में क्यों लिखा है? राम का अकाउंट तो क्रेडिट होना चाहिए। ये डेबिट इस राम के लिए नहीं लिखा है, ये डेबिट किसके लिए लिखा है? कैश के लिए। अब इस एंट्री को ऐसे पढ़ा जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। और यहाँ पर अगर मशीन लिखा है तो क्या लिखा जाएगा? अब देखिए इस साइड में मतलब ये क्या है? क्रेडिट है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो क्या मतलब हुआ? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। समझिएगा, एक बार मैं आपको वापस पूरा हटा के समझा देता हूँ। हाँ जी सर, देखिए यहाँ जो डेबिट लिखा है और ये जो क्रेडिट लिखा है, ये किसके लिए लिखा है? जिसका अकाउंट है ना, उसके लिए लिखा गया। यहाँ अगर टू राम लिखा है तो इस एंट्री को कैसे पढ़ा जाएगा कि कैश अकाउंट किस साइड में लिखा है? डेबिट में, तो इसके आगे लिखिए डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। और यहाँ इस साइड में मशीन लिखा है, मतलब किस साइड में? क्रेडिट साइड में, तो कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट होगा। मतलब क्या हुआ? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इस तरीके से इसको क्या किया जाता है? पढ़ा जाता है। क्लियर है? यहाँ बाय साइड में लिखा है, मतलब क्या है? बाय कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। और यहाँ पर टू कैश है, मतलब बाय मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है? समझ पा रहे हैं बात? हाँ जी सर, समझ पा रहे हैं। अब इनका बैलेंस कैसे होता है? अब ये जो कैश का बैलेंस, ये डेबिट है या क्रेडिट है, वो कैसे पता करें? कैश का बैलेंस जो वो डेबिट है या क्रेडिट है? अब साल खत्म होगा, साल खत्म होगा तो इनका क्या किया जाएगा? टोटल किया जाएगा। इनका क्या किया जाएगा? टोटल किया जाएगा। ठीक है सर, टोटल किया गया। अभी इस साइड की टोटल कितनी? 5,000 और इस साइड की कितनी? 2,000। तो ज्यादा बैलेंस किस साइड गए? ज्यादा बैलेंस किस साइड गए सर? यहाँ पर जो है वो 3,000 ज्यादा है, यहाँ पर 3,000 जो है वो ज्यादा है, 3,000 ज्यादा है। तो जिस साइड ज्यादा है ना, वो बैलेंस है, वो बैलेंस है। मतलब किस साइड ज्यादा है? 3,000 डेबिट साइड ज्यादा है, मतलब ये क्या है? 3,000 का डेबिट बैलेंस। ये क्या है? 3,000 का डेबिट बैलेंस। लेकिन इसको बराबर करने के लिए लिखा कहाँ जाएगा? इस साइड में, बाय बैलेंस सी डी। कितना? 3,000 बाय बैलेंस सी डी। कितना? 3,000। तो देखिए इसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज किस वजह से होते हैं? कंफ्यूज होते हैं कि सर ये डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है, हमारे पास है या नहीं है, किस तरीके से? बैलेंस वो होगा जो ज्यादा होगा, जो लिखा गया है वो नहीं है। जिस साइड में ज्यादा है ना, वो बैलेंस माना जाता है। भाई देखिए इसके पास 5,000 जो है वो कैश आया, ठीक है, और 2,000 गया, मतलब इसके पास 3,000 रुपये का बैलेंस है। समझिए, मतलब इसके पास कैश कितना? 3,000 है। तो 5,000 जो है, तो ये कितना है? 3,000 ज्यादा है। तो जितना ज्यादा है ना उतना बैलेंस होगा। 3,000 ज्यादा है, ज्यादा है तो उसका क्या होगा? बैलेंस होगा। 3,000 ज्यादा किस साइड में है? डेबिट साइड में ज्यादा है, तो बैलेंस कौन सा होगा? डेबिट होगा। अब इस साल के लास्ट में तो इसको लिखा कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में क्यों लिखा गया? ताकि आगे वाले साल में वापस इसको क्या लिखा जाए? टू बैलेंस बीटी। तो आगे वाले साल में शुरुआत जो है वो वापस किससे हो? 3,000 के डेबिट बैलेंस से। समझ पा रहे हैं? तो अगर आपसे कोई पूछे इस अकाउंट के अंदर टू बैलेंस बीडी लिखा हुआ 3,000, तो डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? तो आप क्या कहेंगे? डेबिट बैलेंस है। अगर आपसे पूछा जाए या कहा जाए कि किसी अकाउंट के अंदर लास्ट में लिखा है बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, तो उसका बैलेंस कैसा है? डेबिट है या क्रेडिट है? नहीं, लास्ट के अंदर उल्टा लिखा जाता है। किसके लिए? टोटलिंग के लिए। किसके लिए? टोटलिंग को इक्वल करने के लिए। सही कब लिखा जाएगा? दूसरे साल के शुरुआत में। समझ पा रहे बात? जब ओपनिंग में क्या किया जाएगा? उसको सही दिशा में लिखा जाएगा, जिस दिशा में वो होना चाहिए। इस साल के अंत में उसे सिर्फ किस वजह से लिखा जा रहा है? उसे बराबर करने के लिए। क्लियर है? तो ये जो 3,000 जो आपको क्रेडिट साइड में दिख रहे हैं, वो बैलेंस क्रेडिट नहीं है, वो क्या? डेबिट है। कि डेबिट का ज्यादा है, इस वजह से उसको बराबर किया, उतना हमने क्रेडिट लिखा। यूं समझिएगा, इस साइड 5,000 है, 5,000 मतलब 2,000 और 3,000। इस साइड सिर्फ 2,000 ही है, तो ये 2,000 से 2,000 तो कट गए। ये 3,000 इस साइड में ज्यादा है, ये 3,000 इस साइड में ज्यादा है, ये 3,000 इस साइड में ज्यादा है। किस साइड में ज्यादा है? डेबिट साइड में ज्यादा है। तो बैलेंस कौन सा है? डेबिट है। बराबर करने के लिए लिखा है यहाँ पर आगे वाले साल में, ताकि वापस सही से आ जाए। क्या ये आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? हाँ जी सर, हम आपकी बात समझ पा रहे हैं। यहाँ बैलेंस कौन सा है? देखिए क्रेडिट में 5,000 है, डेबिट में कुछ भी नहीं है, तो अब इस अकाउंट का बैलेंस कैसा है? क्रेडिट है। लिखा कैसे जाएगा? टू बैलेंस सी डी। कितना? 5,000, ताकि आगे वाले साल में क्या हो जाए? वापस बाय बैलेंस बी डी। कितना? 5,000।
क्लियर है? क्या ये आप मेरी बात समझ पाए? हाँ जी सर। तो देखिए, ये लेजर होता है। लेजर किस तरीके से होता है? आल्सो नोन एज प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट। ये प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट और ये सब्सिडरी बुक्स और ये क्या है, ये सारा का सारा हम आगे देखेंगे। प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स और सब्सिडरी बुक्स वगैरह, ये जो है सारा आगे वाला जो हमारा नेक्स्ट जो डिस्कशन है वो इसी पे होगा। प्राइमरी बुक वर्सेस सेकेंडरी बुक, प्रिंसिपल बुक वगैरह क्या क्या चीजें होती है। क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी। आइए, अभी देखिएगा। हम्म, ये हो चुका। अब लेजर के अंदर हमने क्या किया, ये इस साइड डेट लिखा, इस साइड में टूल लिखा, इस साइड में डेट लिखा, इस साइड में बाय लिखा। यहाँ क्या लिखा है? JF मतलब जर्नल फोलियो। मतलब ये जो यहाँ पर आपने कुछ अमाउंट लिखा, ये जर्नल के अंदर जहाँ एंट्रियां लिखी है वहां पर किस जगह पे लिखा गया। क्रमांक लिखना जरूरी नहीं था। ऐसा नहीं हो कि साल के लास्ट में आप ने जो केस के अंदर बाय साइड के अंदर मान लो बाय राम लिखा है, अब उसकी ओरिजिनल एंट्री ढूंढना है, तो ऐसा नहीं कि अगर ये नहीं लिखोगे तो पता चलेगा कि आगे वाला साल कंप्लीट हो गया, आप वही ढूंढ रहे हो। तो वो क्या होता है? सीरियली नंबर्ड होता है। देखिए, एक बिजनेस के अंदर एक दिन के अंदर अगर आप देखोगे तो कितने सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, तो साल भर में कितने ट्रांजेक्शन होंगे, तो उनको अगर सिस्टमेटिक नहीं लिखा जाएगा ना, तब तो वो अपने आप से गड़बड़ होगी। क्लियर है? कंप्यूटर के आने के बाद में अकाउंटिंग में बहुत सारे चेंज आए हैं, और जो इसी वजह से एग्जाम के अंदर कंप्यूटर अकाउंटिंग जो है वो कंप्यूटर का यूज अकाउंटिंग के अंदर थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। और हर एग्जाम के अंदर उसको पूछा भी जाता है, एक दो क्वेश्चन उसके पूछे भी जाते हैं। क्लियर? सीखेंगे, वो भी सीखेंगे। तो ये हो गया पोस्टिंग। पोस्टिंग का मतलब क्या है? जर्नल से लेजर के अंदर अमाउंट को लेके जाना। बहुत सिंपल भाषा में बस यही है पोस्टिंग। आप क्या करते हो? जर्नल में पढ़ा है उसको लेजर के अंदर लेके जाते हो, उसे आप क्या कहते हो? पोस्टिंग। बैलेंस ऑफ एन अकाउंट। बैलेंस ऑफ एन अकाउंट मतलब क्या? जिस साइड का टोटल ज्यादा है वो बैलेंस माना जाएगा। हम लेजर को इक्वल करने के लिए दूसरी साइड में लिखते हैं। लास्ट में कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। लेकिन लेकिन बैलेंस किस साइड का है वो जिस साइड ज़्यादा है उसका माना जाएगा, क्योंकि उसी जिस साइड ज़्यादा उसी का बैलेंस है। और इन शॉर्ट, अगर इन शॉर्ट तो बैलेंस डेबिट या क्रेडिट ओपनिंग से तय करें। क्लियर है? हाँ जी सर। अब हमने ये बैलेंस निकाला ना, तो क्या सारे के सारे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होंगे क्या? नहीं। क्या सारे के सारे बैलेंस जो कैरी फॉरवर्ड होंगे क्या? देखिए, उम, 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 हाँ ये जैसे, अब इसके अंदर अकाउंट जो वो दो तरीके के होंगे। ऐसे तो तीन होते हैं। एक तो हो गए नॉमिनल, एक हो गए
रियल और एक पर्सनल। लेकिन साल के लास्ट में हम क्या करते हैं, इन दोनों को एक कैटेगरी में डाल देते हैं, रियल और पर्सनल को। ये जो नॉमिनल जो अकाउंट होते हैं ना, ये जो नॉमिनल अकाउंट, इनको क्या कहा जाता है, इनको इसी साल तक का माना जाता है। तो नॉमिनल अकाउंट जो होते हैं, इनका बैलेंस कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, इनका बैलेंस जो वो कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, ट्रेडिंग एंड P&L। सर का है ऐसा का है, देखिए दो चीजें हैं, दोनों समझिएगा ध्यान से। एक है आपका कॉन्सेप्ट गोइंग कंसर्न। आप क्या मानते हैं कि आप अकाउंटिंग जब करते हैं तो ये मान के चलते हैं कि आपका बिजनेस सतत चलेगा। मान लो अगर आप गोइंग कंसर्न नहीं माने तो क्या होगा सर, अगर आप मानते हैं कि गोइंग कंसर्न नहीं है तो उस केस के अंदर क्या होगा, ये माना जाएगा कि भाई हम क्या करने वाले, बिजनेस को सेल करने वाले। अगर बिजनेस को सेल करने वाले तो असेट को भी क्या करने मानेंगे, असेट भी सेल करेंगे। जो बिजनेस सेल कर रहा है वो असेट भी सेल करेगा। जब असेट सेल करना है तो उसे कितने पे लिखना चाहिए, जितने वैल्यू पे ये सेल होगा उतने पे। लेकिन हम कितने पे लिखते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन पे। क्यों, क्योंकि हम मानते हैं कि हमारा बिजनेस चलेगा तो असेट हमारा सेल करने का कोई इरादा नहीं है। इस वजह से हम मार्केट वैल्यू को कंसिडर नहीं करते। क्लियर। तो इसके हिसाब से तो क्या कहता है कि हम ये मान रहे हैं बिजनेस जो कंटिन्यू चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न, मनी मेजरमेंट वगैरह सारे के सारे जो हम एट द एंड जब अपनी अकाउंटिंग पूरी होगी तो लास्ट में सेशन उसी का रखेंगे, ताकि आपको क्या हो जाए, वापस क्लियर हो जाए। जब प्रैक्टिकल चीज़ें आपने देख रखी होगी तब ये थ्योरी बहुत आसानी से समझ आ जाए। एक ही सेशन के अंदर हमारा पूरा का पूरा बाकी का पोर्शन जो समझ आ जाएगा। अभी हम वो पोर्शन कवर कर रहे हैं जो आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, जिससे आपके प्रैक्टिकल जो बातें वो आसानी से समझ सकें। ठीक है सर। अब पीरियड से गोइंग कंसर्न तो कह रहा है पूरे साल भर चलेगा, मतलब आजीवन चलेगा, चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा, तब अकाउंट तो कभी बनेगा ही नहीं। समझ पा रहे बात। तो उन्होंने कहा चलो आपका बिजनेस जो हमेशा चलता रहेगा, लेकिन इसे टुकड़ों में बांटी। हमने कहा टुकड़ों में काहे बांटे, उन्होंने कहा कि देखो टुकड़ों में नहीं बांटोगे तो आप कब पता करोगे कि इस साल का मुनाफा, इतने पीरियड का मुनाफा कितना, मुनाफा है या घाटा है, या इस दिन क्या सिचुएशन है, वो कैसे पता करोगे, फाइनल अकाउंट कब बनाओगे। क्योंकि गोइंग कंसर्न तो आप मान रहे हो कि आपका जीवन भर चलता रहेगा। जब बिजनेस चलता रहेगा तो फाइनल अकाउंट तो कभी बनेंगे ही नहीं। फाइनल अकाउंट का मतलब क्या है, लास्ट के अंदर बनने वाले हैं। तो क्योंकि आप तो गोइंग कंसर्न कह रहे हो तो फाइनल अकाउंट तो कभी बनेगा ही नहीं। तो उसका एक चीज और उसके अगेंस्ट में पीरियोडिसिटी, कि हाँ हम मान रहे हैं कि बिजनेस जो हमेशा चलता रहेगा, लेकिन उसे टुकड़ों में तोड़ना होगा। और जो टुकड़ों में तोड़ना होगा उसे हम क्या कहेंगे, पीरियड। उसे क्या कहेंगे, पीरियड। जनरली एक साल का होता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का। क्लियर है। तो ये जो नॉमिनल है, नॉमिनल अकाउंट मतलब कौन से, इनकम गेन लॉस एक्सपेंस, ये जो है ये इन्होंने क्या कहा, ये किसी पर्टिकुलर पीरियड से रिलेटेड है, तो इनको पीरियड के साथ ही खत्म करो। और इनको क्या करो, एक पीरियड पे क्या करो, मैच करो, एक पीरियड के साथ मैच करो। मतलब इस पीरियड के अंदर, जैसे ये साल है, इस साल के अंदर कितना कमाया और कितने का खर्चा किया, उनको आपस में मैच करो। हमने कहा उससे क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि उससे पता चलेगा कि आपने इस साल के अंदर मुनाफा कमाया या नुकसान किया। ठीक है सर। तो ये एक और कॉन्सेप्ट बना, मैचिंग कॉन्सेप्ट। ये एक और कॉन्सेप्ट बना, मैचिंग कॉन्सेप्ट। हमने कहा सर अगर जैसे पैसा कमा लिया, मान लीजिए पैसा हमने कमा लिया, लेकिन अभी तक उसने दिया नहीं। हमने बच्चे को पढ़ा लिया, लेकिन बच्चे अभी कह रहे हैं कि फीस जो वो बाद में देंगे। तो उस केस में सर क्या करें, तो उन्होंने कहा देखो कैश से मतलब नहीं है, यहाँ अकाउंटिंग जो हम क्या करेंगे, अक्रूवल के हिसाब से। हमने कहा कैश से कोई कर ही नहीं सकता क्या, नहीं। उन्होंने कहा कैश से कर सकता है, लेकिन जनरली हर जगह प्रोहिबिटेड है। तो नॉर्मली अक्रूवल से अकाउंटिंग होती है। हमने कहा अक्रूवल मतलब, उन्होंने कहा देखो पैसे का आना या पैसे का जाना ये जरूरी नहीं है, ट्रांजैक्शन का होना जरूरी है। अगर ट्रांजैक्शन हुआ है, अगर आपने परचेज की है तो आप परचेज को लिख दीजिए, चाहे आपने पेमेंट किया या नहीं किया। सेल अगर कर दी है तो सेल लिख दीजिए, चाहे आपको पैसा भी रिसीव हुआ या नहीं हुआ है। तो उस हिसाब से एक और कॉन्सेप्ट कौन सा आ गया, अक्रूवल। ये क्या आ गया, अक्रूवल। देखिए कुछ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, कुछ अकाउंटिंग एजम्पशन। अकाउंटिंग एजम्पशन क्या है कि ये चीजें मान के चलते हैं। अगर जैसे आप किसी फाइनल अकाउंट देख रहे हैं तो ये चीजें मान के चल रहे हैं कि भाई ये चीज तो है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं आपसे बातें कर रहा हूँ तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं जिंदा हूँ। क्या मुझे ये बताने की जरूरत है कि मैं जिंदा हूँ, नहीं। आपको पता है कि भाई मैं बातें कर रहा हूँ मतलब मैं जिंदा हूँ। क्या मैं बाइक पे चलता चलता जोर जोर से जो भी मेरे सामने दिखेगा मैं उसके सामने हाथ करके ये कहूँगा कि भाई देख मैं जिंदा हूँ, नहीं। वो समझ रहा है कि भाई हाँ मैं चला रहा हूँ बाइक और बातें कर रहा हूँ मतलब मैं जिंदा हूँ। क्लियर। वैसे वैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोई पढ़ रहा है तो उसके अंदर अगर ये चीजें है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो उसके अंदर ये माना जाएगा कि ये चीजें है।
जिसमें आता है गोइंग कंसर्न, अक्रूवल और कंसिस्टेंसी। क्या होता है गोइंग कंसर्न? कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसा मान के बनाए कि गोइंग कंसर्न है, हम बिजनेस कंटिन्यू चलाते आएंगे। अक्रूवल मतलब हमने अक्रूवल के हिसाब से अकाउंटिंग की। कंसिस्टेंसी मतलब हम पिछले वाले साल जो अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहे थे वही इस साल कर रहे हैं। पॉलिसी क्या होता है? फिफो लिपो और ये वगैरह वगैरह, इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। क्लियर है सर यहाँ तक की बात है? तो ये इस साल तक का मुनाफा और नुकसान पता करने के लिए आप क्या करोगे, इस साल के जितने इनकम और गेन है, जितने लॉस और एक्सपेंस है, उनको क्या करोगे, सारों को एक जगह इकट्ठा करोगे। हमने कहा एक जगह इकट्ठा कर दिया, ये कहाँ किया, एक जगह इकट्ठा किया, ट्रेडिंग एंड पी&एल। अब इनको कहा कि आपस में लड़ो। अब इनको क्या कहा, आपस में लड़ो। लड़ो मतलब आपस में एक दूसरे को काट डालो। उन्होंने कहा ठीक है, काट डाला। तो उन्होंने कहा फिर कितने बचते हो? हमने कहा कि ये इतना बचता है। तो ये जो बचेगा ये क्या है, या तो प्रॉफिट है या लॉस है। ये क्या है, प्रॉफिट है या लॉस? हमने कहा सर एक प्रॉब्लम हो जाएगी, इससे एक तकलीफ हो जाएगी। उन्होंने कहा क्या? हमने कहा देखो, हमने जितने से डेबिट किया ना उतने से क्रेडिट किया, तो इस वजह से हमारा डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस जो वो सेम चल रहा था। ठीक है सर, ये एक अकाउंट, दो अकाउंट, तीन, चार, पाँच, छः, इस तरीके से थे, और डेबिट और क्रेडिट इक्वल था, बराबर टकाटक चल रहा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ठीक है सर। अब इसमें से मान लो ये अकाउंट, ये अकाउंट और ये अकाउंट, ये तीनों तो चले गए ट्रेडिंग के अंदर, और ये तीनों चले गए बैलेंस शीट के अंदर। ये तीनों चले गए बैलेंस शीट के अंदर, ये चले गए बैलेंस शीट के अंदर, और ये चले गए ट्रेडिंग पी&एल के अंदर। तो सर इनका तो अलग अलग जगह, तो इनके तो बैलेंस शीट टैली नहीं होगी। तो भाइयों देखो, ये जो है ये ट्रेडिंग एंड पी&एल से होके अल्टीमेटली कहाँ जाएंगे, बैलेंस शीट में। सर कैसे? प्रॉफिट एंड लॉस का, ट्रेडिंग एंड पी&एल का जो नेट बैलेंस आएगा वो नेट प्रॉफिट और लॉस होगा। वो कहाँ जाएगा? सर कैपिटल में ऐड होगा। कैपिटल कहाँ है? बैलेंस शीट में। अच्छा हाँ, मतलब जाएगा, ये तो अल्टीमेटली तय हो गया, मतलब ये तो हमेशा होगा क्या? हाँ हमेशा होगा। इस वजह से हमेशा बैलेंस शीट तो टैली होगी। अगर आपका ट्रायल बैलेंस सही है, अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो गया है, तो उस केस के अंदर आपकी बैलेंस शीट भी मैच होगी। बैलेंस शीट का मैच होना कतई इस बात की गवाही नहीं है कि आपने अकाउंटिंग सही की है। बैलेंस शीट का मैच होना इस बात की कतई गवाही नहीं है कि आपने अकाउंटिंग सही की। ये सिर्फ इस बात की गवाही है कि आपने जितने से डेबिट किया उतने से क्रेडिट किया, डेबिट और क्रेडिट आपका बराबर है। लेकिन आपने अकाउंटिंग सही की है इसका कोई भरोसा नहीं है। राम की जगह श्याम कर दिया तो भी डेबिट का डेबिट हुआ है, और उसके हिसाब से बैलेंस शीट जो मैच होगी। क्लियर है? हाँ जी सर। अब देखिए, ये जो है ये तो एक तरीका कि हमने जर्नल में एंट्री की, फिर लेजर में पोस्टिंग की, और फिर उसका बैलेंस वगैरह निकाला। तो ये जो बैलेंस है वो या तो आप क्या करोगे, पी&एल में जाएगा, या फिर कैरी फॉरवर्ड होगा। जो कैरी फॉरवर्ड होगा वो भी एक बार तो कहाँ लिखा जाएगा, बैलेंस शीट में लिखा जाएगा, और ये भी एक बार कहाँ लिखा जाएगा, बैलेंस शीट में लिखा जाएगा। अल्टीमेटली बैलेंस शीट टैली होगी। अब ये क्या होता है, सब्सिडरी बुक और प्रिंसिपल बुक, और ये देखिएगा, एक होता है प्राइमरी बुक, एक होता है प्राइमरी बुक, और एक होता है सेकेंडरी बुक, एक होता है सेकेंडरी बुक। इसको भी ऐसा ही करेंगे। प्राइमरी बुक क्या है, जिसमें पहली बार एंट्री होती है। नहीं, सॉरी, इसको ऐसे लिखा, एंट्री पहली बार यहाँ ये, मतलब पहली बार जब एंट्री होगी तो वो कहाँ होगी, प्राइमरी बुक में। सेकेंडरी बुक का मतलब क्या है, एक बार कहीं पर एंट्री होने के बाद यहाँ आएगी। सर मतलब कैसा? देखिएगा, मतलब कैसा समझिएगा। प्रिंस प्राइमरी बुक क्या है,
एंट्री जिस पहली बार जहां लिखी गई, एंट्री पहली बार जहां लिखी गई वो जो किताब थी उस किताब को कहा जाता है प्राइमरी बुक। उस किताब को क्या कहा जाता है? प्राइमरी बुक। और एक बार एंट्री होने के बाद में वो किसी और किताब में जाती है, किसी और बुक में जाती है, तो वो क्या कहलाएगी? सेकेंडरी बुक। वो दूसरी वाली किताब क्या होगी? सेकेंडरी बुक। हाँ सर, नाम से ही पता चल रहा, प्राइमरी मतलब पहली बार, सेकेंडरी मतलब सेकेंड बार। अब देखिए, यूं तो पता चलता है लेकिन एग्जाम में छोटी मोटी बातों पर गलती हो जाती है, इस वजह से थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। प्राइमरी मतलब जहां पर पहली बार अकाउंटिंग होगी, पहली बार जिस बुक के अंदर अकाउंटिंग होगी, जिस बुक के अंदर एंट्री होगी, वो क्या कहलाएगी? प्राइमरी बुक। और जिस बुक के अंदर एक बार एंट्री होने के बाद आएगी वो क्या कहलाएगी? सेकेंडरी बुक। इज इट क्लियर? यहां तक की बात सही है? ठीक है सर। अब यहां पर ध्यान से समझिएगा, ये एक और वर्ड आएगा सब्सिडरी बुक। ये आएगा सब्सिडरी बुक। अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यह होता है, और एग्जामिनर जो है वो जानबूझकर यहीं पर यहीं के क्वेश्चन जो है वो पूछता है। देखिएगा, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ध्यान से। देखिए, सब्सिडरी बुक का मतलब क्या है? जैसे आप क्या कर रहे थे, आप तैयारी कर रहे थे, 6 सब्जेक्ट थे, 6 सब्जेक्ट के लिए आपने एक ही नोटबुक बनाई। 6 सब्जेक्ट थे, 6 सब मान लो 10 सब्जेक्ट थे, 10 सब्जेक्ट थे, और 10 सब्जेक्ट के लिए आपने एक ही नोटबुक बनाई। अब आपने 10 में से पता किया कि जो 5 सब्जेक्ट है उनका वेट जो है वो है 18-18-18%। उनमें से 18-18-18 क्वेश्चन आएंगे। कितना हो गया? 18 × 5, ये हो गया आपका 90। और बाकी के जो 5 सब्जेक्ट है उनसे 2-2 क्वेश्चन आएंगे। बाकी 5 क्वेश्चन से देखो, ऐसा पैटर्न है कि आपके टोटल 10 सब्जेक्ट है, टोटल आपके 10 सब्जेक्ट। ओके, इसमें से 5 सब्जेक्ट जो है वो ऐसे हैं जिनसे 18-18 क्वेश्चन आएंगे, तो टोटल कितने हो गए? 90 क्वेश्चन आएंगे। और 5 सब्जेक्ट जो वो ऐसे हैं जिनसे 2-2 क्वेश्चन आएंगे, जिनसे 2-2 क्वेश्चन आएंगे, तो ये इनसे 10 क्वेश्चन। क्या आप सारे सब्जेक्ट को बराबर टाइम देंगे? क्या नहीं देंगे। क्लियर है? अब आप जो है वो नोटबुक लेने के लिए बाजार जा रहे हैं। अब आप नोटबुक लेने के लिए बाजार जा रहे हैं, क्या ये जो 5 जिनसे 18-18-18 क्वेश्चन आएंगे, क्या उनके लिए एक ही नोटबुक लाएंगे या अलग अलग लाएंगे? सर, उनके नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मतलब वो अलग रखना जरूरी है, तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, उनके लिए अलग अलग बुक ले आएंगे। ये वाले जो है 5 सब्जेक्ट, ये मिला के 10 नंबर का, तो इनके लिए आप चाहो तो एक नोटबुक ला सकते हो। क्लियर है? बस सेम कॉन्सेप्ट सब्सिडी बुक का है। अब आप क्या कर रहे थे, एक ही बुक थे उसके अंदर परचेज कर रहे हैं तो भी एंट्री कर रहे हैं, सेल्स पे भी एंट्री उसी में कर रहे हैं, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, एसेट खरीदा तो भी उसमें कैश आया, तो भी उसमें कैश गया, तो भी उसमें सब एंट्री उसी में कर रहे हैं। वो रजिस्टर नहीं, कचरा हो जाएगा। समझ पा रहे हो? तो आपने क्या किया, आपने नोटिस किया कि यार ज्यादातर मेरे ट्रांजेक्शन कौन कौन से, तो आपने पता किया कि परचेज के ट्रांजेक्शन ज्यादा, सेल्स के ट्रांजेक्शन ज्यादा, सेल्स रिटर्न के ज्यादा, परचेज रिटर्न के ज्यादा, इनके पर्टिकुलर जैसे वो 4-5 आपने जो नोटिफाई कर दी, कैश के ट्रांजेक्शन ज्यादा, तो आपने क्या किया, उनके लिए अलग से रजिस्टर मेंटेन कर दिया, उनके लिए अलग से रजिस्टर मेंटेन कर दिया। ठीक है सर। अब देखिए, जैसे ही परचेज करने के लिए, अब कहीं से परचेज करके लेके आओगे, तो वो जो जनरल वाला रफ वाला जो है जिसके अंदर सारी एंट्रियां करते हो ना, उसको नहीं बुलाओगे, परचेज वाला रजिस्टर निकालोगे और उसके अंदर लिखोगे। अभी परचेज करके और ताजी ताजी परचेज करके और सीधा इसके अंदर परचेज बुक के अंदर लिख रहे हो, तो ये इसमें पहली बार एंट्री किसमें हो रही है? परचेज बुक के अंदर ही हो रही है। तो ये जो है ये क्या बनेगी? प्राइमरी बुक बनेगी। लेकिन ये क्या है? एक सब्सिडरी बुक भी। सब्सिडरी क्यों? क्योंकि जनरल जब जनरल जर्नल बना रहे थे जिसके अंदर सारी एंट्री कर रहे थे, तो वहां पर क्या था? कचरा हो रहा था। तो उसको सब्सिडाइज करने के लिए, उसको आसान करने के लिए, उसके ये क्या, जो मेन जर्नल है जिसके अंदर सब साथ में होने चाहिए थे, ये उसका एक टुकड़ा है। समझिएगा, सब्सिडी का मतलब क्या होता है? जैसे एच लिमिटेड पी लिमिटेड की सब्सिडी, मतलब एच लिमिटेड जो पी लिमिटेड की सब्सिडी, मतलब क्या है? ये पी लिमिटेड के लिए काम कर रही है। अल्टीमेटली इसका काम किसके लिए? पी लिमिटेड के लिए। जैसे आप मेरे सब्सिडी मान लीजिए, तो उस केस के अंदर आप मेरे लिए काम करोगे। क्लियर है? वैसा वैसा ये जो नोटबुक है, ये किन की मदद के लिए? भाई जनरल के अंदर लिखना चाहिए था सारा सारा, लेकिन इसकी मदद करने के लिए आपने छोटे छोटे बुक अलग रख दी। तो ये जो है ये अल्टीमेटली किसकी, इसकी मदद करने के लिए, इसके लिए तो इसको नाम क्या दिया गया? सब्सिडी की। ये इसकी मदद कर रहे हैं मेन जनरल। लेकिन साथ ही साथ इसमें पहली बार एंट्री भी इसी में हो रही है, तो इस वजह से सब्सिडी बुक को प्राइमरी बुक्स भी कहा जाता है, इनको प्राइमरी बुक्स भी कहा जाता है।
मेन प्रॉब्लम कहाँ होती है पता है? सब्सिडरी और सेकेंडरी बुक के अंदर कंफ्यूजन। और दूसरी प्रॉब्लम होती है सब्सिडरी वर्ड होता है इस वजह से सेकेंडरी जैसा जैसा लगता है, इस वजह से इसको प्राइमरी बुक नहीं कहा जाता, जबकि सब्सिडरी बुक जो है वो एक प्राइमरी बुक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सब्सिडरी बुक जो है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी कर दीजिए। ये बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, इसके लिए कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी, सब्सिडी बुक के अंदर सीधी ही एंट्री होगी। क्लियर है? ये आपने अलग से रजिस्टर मेंटेन कर दिया। अब देखिएगा दो तरीके हैं, या तो आप क्या करो, अल्टरनेटिव वन क्या है, जर्नल एंट्री करो, फिर उसके बाद में लेजर बनाओ, और ये सारी चीजें होती है। प्रिंसिपल बुक क्या वो भी देखेंगे। दूसरा तरीका क्या है, सब्सिडरी बुक से सीधा लेजर बनाओ, और लेजर से सीधा आप क्या करो, सब्सिडी बुक बनाओ। अभी एक बार अपन देखते हैं कि सब्सिडी बुक कौन सी है और ये सारी बुक्स कौन कौन सी। देखो, फाइनेंशियल बुक्स को दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक तो प्रिंसिपल बुक्स और एक सब्सिडी बुक्स। प्रिंसिपल बुक्स कौन सी? वो मेन बुक होगी, जो लेजर वगैरह जो है उनके वो इसके अंदर आएंगे। अब देखिएगा, मतलब इसके अंदर प्रिंसिपल बुक के अंदर क्या होंगे, जो लेजर बनते हैं ना, ये आई हूँ समझिए, ये जो लेजर है ये क्या है, प्रिंसिपल बुक है। प्रिंसिपल बुक क्यों है? क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ तक तो जो था वो कचरा था, यहाँ से तो आपको कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी, यहाँ से ही इन्फॉर्मेशन मिल रही थी। अब ध्यान से समझिएगा, सब्सिडी बुक कौन सी होगी, जो ज़्यादा काम होते हैं। जैसे पहला आपका सबसे ज़्यादा आपके काम होता है आपके यहाँ परचेज का। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट जो कन्फ्यूजन गलत करके आते हैं, ये जो परचेज बुक ये क्रेडिट परचेज के लिए होती है, ज़्यादा जो होगा वो क्रेडिट परचेज होगा। क्या है सर क्रेडिट परचेज ज़्यादा होता है? देखिए, बिजनेस अगर चलता है तो वो हर इंडस्ट्री जो उसका डे टर्म होता है, डे टर्म मतलब जैसे 20 दिन का डे टर्म है, मतलब 20 दिन इनके अंदर उधारी चलती है, तो वो उसी तरीके का सिस्टम होता है। कैश पेमेंट नहीं होता है, क्योंकि बार बार फ्रीक्वेंटली परचेज होता है, फ्रीक्वेंटली सेल होता है, तो वहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते कि आप कैश के अंदर ही करो। तो आपने परचेज के लिए आपने एक अलग एंट्री कर बुक रख दी, सेल के लिए एक आपने अलग, क्रेडिट सेल के लिए, परचेज रिटर्न के लिए एक अलग बुक, फॉर क्रेडिट परचेज रिटर्न। ध्यान से सुनिएगा, क्रेडिट 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 फॉर क्रेडिट सेल्स रिटर्न, फॉर बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड, फॉर बिल्स एक्सेप्टेड, फॉर रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन नॉट रिकॉर्डेड एल्सवेयर। जो और कहीं नहीं आए उनके लिए फिर अपन ने क्या कर दिया, एक ही रजिस्टर मेंटेन कर दिया, जैसे हम क्या कहते हैं जर्नल पेपर, जिसे हम क्या कहते थे, जर्नल पेपर। अपन ने कहा भाई 5 सब्जेक्ट जो थे इंपॉर्टेंट थे उनके लिए तो अलग अलग टॉपिक सब्जेक्ट वाइज नोटबुक रखी, और एक जिसके अंदर 5 रख दिए, क्योंकि वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, जिनके अंदर कम चीजें होती, कम ट्रांजेक्शन होते, तो उसको हम क्या कहते हैं, जर्नल पेपर। ऐसा नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें ट्रांजेक्शन कम होते हैं, उस वजह से इसको सारे को एक कर दिया। अब ये जो सब्सिडी है ये क्या है, ये आल्सो ये प्राइमरी बुक्स भी है, और इसे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। और ये जो बुक है, इन बुक से वापस बाद में कहाँ पोस्टिंग होगी, इनसे कहाँ होगी, लेजर के अंदर। इनसे पोस्टिंग कहाँ होगी, लेजर के अंदर। इनसे पोस्टिंग कहाँ होगी सर, लेजर में होगी। क्लियर है? एग्जाम्पल कहाँ चिप दें, इसको कहाँ चिपका दें, कहाँ चिपका दें, रुक जा, तुझे पहले तो करता है छोटा, और तुझे यहाँ से हटाते हैं, और तुझे रख देते हैं यहाँ पे। तो एक बार आप देखोगे तो याद आ जाए, यहाँ से जो है वो कहाँ जाता है, लेजर में जाता है। लेकिन 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 एक सब्सिडी बुक ऐसी भी होती है जो इन सब्सिडी बुक के जैसा मेंटेन नहीं होता। परचेज का फॉर्मेट कैसा होगा सब्सिडी बुक का, कि ये इस तरीके के, जैसे जिसको भी किया है परचेज अकाउंट डेबिट टू, जैसे किया जैसे टू मोहन, तो ये टू मोहन क्रेडिटर, टू सोहन, इस तरीके से टू श्याम, इस तरीके से करता जाएंगे परचेज के लिए। लेकिन ये इस तरीके से मतलब सीधा परचेज अकाउंट डेबिट टू करेंगे इस तरीके से। लेकिन एक बुक ऐसी भी होगी सब्सिडी, भाई कैश के ट्रांजेक्शन भी बहुत ज़्यादा होंगे, कैश भी बहुत ज़्यादा आएगा, बहुत ज़्यादा आएगा। अब कैश तो है वो आएगा भी जाएगा भी, यहाँ परचेज के अंदर सिर्फ परचेज होगा, तो मतलब अल्टीमेटली परचेज अकाउंट को तो डेबिट करना है, टू मोहन टू सोहन टू ऐसा वैसा।
सेल्स के अंदर क्या करना है, जैसे सेल्स तो हमेशा टू रहेगा, क्रेडिट सेल्स के लिए बुक रखी है तो हमेशा बाय 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 लिखा जाएगा, मतलब बाय मोहन, बाय सोहन, बाय गीता, बाय सीता। लेकिन कैश जो है ना, उसमें तो पैसा आएगा भी, उसमें पैसा जाएगा भी, तो उसको कैसे मेंटेन किया जाता है, सीधा लेजर के जैसे ही मेंटेन किया जाता है, उसे सीधा लेजर के जैसे ही मेंटेन किया जाता है। तो कैश का जो सब्सिडरी बुक होगी, है तो ये कैश की सब्सिडरी बुक, लेकिन इसे कैसे मेंटेन किया जाएगा, एज ए लेजर मेंटेन किया जाएगा। तो ये कैश बुक ऐसे है जो लेजर के जैसी भी है और सब्सिडरी बुक भी है, जो दोनों के नेचर साथ में रखती है। क्लियर है? तो देखो कैश बुक जो वो लेजर के फॉर्म में, तो ये जो कैश बुक है ना, ये प्रिंसिपल बुक भी है और ये सब्सिडरी बुक भी है। ये जो प्रिंसिपल बुक भी है और ये सब्सिडरी बुक भी है। तो इसके जस्ट आगे जब हम कैश बुक देखेंगे तो वो बुक जो सब्सिडरी भी है और जो प्रिंसिपल भी है, वो जो है वो क्या सी बुक कहलाएगी, कैश बुक। और इसको कैश बुक को प्राइमरी बुक भी कहा जा सकता है। ये जो है ये क्या है, ये कैश बुक भी, सॉरी, ये प्राइमरी बुक है। सर का ये प्राइमरी बुक है क्योंकि इसमें पहली एंट्री जो सीधी कैश बुक में अंदर हो रही है, ठीक है। सर ये सब्सिडरी बुक है। सब्सिडरी बुक क्यों है, क्योंकि सर ये एक अलग से रजिस्टर मेंटेन किया गया जो सिर्फ पर्टिकुलरली कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड कर रहा है। और तो और सर ये प्रिंसिपल बुक भी है। हमने कहा प्रिंसिपल बुक कौन सा, उन्होंने कहा प्रिंसिपल बुक मतलब जो लेजर होते हैं। तो ये जो कैश बुक है ये बनती सीधी किस तरीके से, सब्सिडरी के जैसे, सॉरी लेजर के जैसे, इस वजह से प्रिंसिपल बुक भी कहते हैं। तो ये देखो कैश बुक जो है वो इस तरीके से, सिंपल कैश बुक विद डिस्काउंट कॉलम और विद बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम और पेटी कैश बुक, ये चीज़ें। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का समझ आया। अगर आपको यहाँ तक का पोर्शन समझ आया तो आगे जो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। पेटी कैश वगैरह ये जो है कैश बुक तो बहुत आसान से है। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट देखेंगे, फिर एडजस्टिंग एंट्री देखेंगे, फिर ट्रायल बैलेंस देखेंगे, फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर देखेंगे, और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के बाद में क्लोजिंग एंट्री, और क्लोजिंग एंट्री के बाद में कुछ एडजस्टमेंट जिनके ऊपर कुछ डाउट रहते हैं। फाइनल अकाउंट करने के बाद में इस साल के खाते खत्म होंगे और फिर नेक्स्ट ईयर में वापस खाते शुरू होंगे, जिसे हम वापस ओपनिंग एंट्री कहेंगे। तो यहाँ इस तरीके का अकाउंटिंग प्रोसेस रहता है। देखिए हम सिर्फ अकाउंटिंग प्रोसेस देख रहे हैं, बाकी क्या होता है फाइनल अकाउंट के बाद में फिर वो ऑडिट के लिए जाते हैं और ऑडिट होती है वगैरह, सारा सिस्टम होता है। लेकिन अपन अकाउंटिंग के लिए देख रहे हैं, तो फाइनल अकाउंट के साथ अपने खत्म होंगे और उसके बाद वापस नेक्स्ट प्रोसेस शुरू होगा। ये अगर आपको पूरा प्रोसेस समझ आ गया ना, तब फिर आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। फिर पार्टनरशिप में क्या करना होगा, सिर्फ कुछ अकाउंट जो अलग होंगे ना वही पढ़ रहे हैं। जैसे गुडविल का ट्रीटमेंट वहाँ अलग होता है थोड़ा सा, और उनके प्रॉफिट के बंटवारे के लिए एक अकाउंट बनेगा, एक उनके कैपिटल के मेंटेनेंस के लिए अकाउंट होगा, और वो अकाउंट होंगे कैसे, इस डबल एंट्री सिस्टम के साथ। तो ये प्रोसेस आपको अच्छे से समझ आ गया तो फिर आपको आगे डाउट नहीं आएंगे। क्लियर? तो भाइयों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने साथियों के साथ जरूर 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 शेयर कीजिए। अगर आपको सेशन पसंद आ रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।